मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक के बारे में बता देती हूँ कि चैप्टर का नाम ही अम्ल क्षारक और लवण है, इसलिए मैं अम्ल और क्षारक के बारे में आपको पहले डिटेल से बताती हूँ। ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। अब अम्ल क्या होते हैं? नींबू, इमली, जो चीज़ खट्टी होती है ना, संतरा है, सिरका है, तो ये क्या है? इनकी प्रकृति अम्लीय है, इसलिए इन्हें अम्ल बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से अब बेकिंग सोडा है, या फिर और क्या होता है, जैसे वो अब है ना, साबुन में डाला जाता है ना, खाने का सोडा वगैरह, बेकिंग सोडा, तो ये सब क्या है? क्षारक कहलाते हैं। और इनका स्वाद किस तरह से होता है? कड़वा होता है। क्षारक कड़वे होते हैं और अम्ल खट्टे होते हैं। और क्षारक को आप कैसे भी पहचान सकते हो? अपने हाथों पर अगर आप रगड़ोगे तो अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़ के आप देखोगे तो वो चिकना महसूस होगा आपको। तो क्षारक किस तरह से होता है? क्षारक तो चिकना और कड़वा होता है और अम्ल खट्टा होता है। अब ये देखो, आपको सारणी 5.1 दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है? नींबू का रस, संतरे का रस। उसमें आपको स्वाद भरना है कि कौन सा खट्टा होता है, कौन सा कड़वा होता है और अन्य कौन सा टेस्ट होता है। जैसे नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस किस तरह से होता है? खट्टा होता है, सिरका खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, शक्कर क्या होती है? मीठी होती है, फिर नमक नमकीन, आंवला कड़वा। इस तरह से आपको क्या करना है? भरना है। अब है अम्ल और क्षारक। ये देखो, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और इन पदार्थ का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल यानी एसिड होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। मैंने बताया ना आपको, जो चीज़ खट्टे होते हैं ना, उनकी प्रकृति किस तरह की होती है? अम्लीय होती है। और कड़वा, क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं होता है। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। जिसमें अम्ल होगा वो तो क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। और जिसमें अम्ल नहीं होता वो क्षारीय पदार्थ। तो क्षारक क्या है? बेकिंग सोडा और ये, और उन्हें क्षारकीय पदार्थ भी कहते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करके या छू कर मतलब देख नहीं सकते। हर पदार्थ को टेस्ट नहीं किया जाता, या हर पदार्थ को हम छू के नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक भी हो सकता है। तो जिस पदार्थ को हम है ना चखने के लिए या फिर उसका उपयोग करते हैं ना टेस्ट के लिए, तो वो क्या हो गया? सूचक कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब हमें जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ का पता करना है ना, तो जिस टच कर सकते या फिर उसको है ना टेस्ट कर सकते, तो उन दोनों पदार्थ को क्या मिला के क्या बनता है? एक सूचक कहा जाता है। जिस पदार्थ का हम उपयोग कर सकते हैं उसको सूचक कहते हैं। ठीक है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका क्या होता है? रंग बदल जाता है। जब सूचक को हम अम्लीय में डालेंगे तो उनका रंग बदल जाएगा, और क्षारक में डालेंगे तो भी उनका रंग बदल जाएगा। जैसे अब हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, इनको भी आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये क्या है ना सूचक अम्लीय है या क्षारकीय? अब अम्ल का नाम किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये सारणी है। देखो, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट होती है। अब अम्ल का क्या नाम है? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। उसी तरह चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। नींबू कूल के मतलब सिट्रस फल, यानी जैसे खट्टे वाले कोई से भी फल हो ना, संतरा है, नींबू है, तो उसमें कौन से अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। उसी तरह से दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, आंवला सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी। इमली, अंगूर, कच्चे आम में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल।
और ये सब किस प्रकृति में पाए जाते हैं? अम्लीय प्रकृति में। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये क्षारक है और ये सारे अम्लीय है। ठीक है। अब क्षारक का प्रयोग किस में किया जाता है या क्षारों का उपयोग किस में किया जाता है वो बताया गया। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच साफ करने के लिए, जैसे अभी अपने है ना सिटी में बने बनाए हुए बहुत सारे मिलते हैं ना डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, कांच, खिड़की के कांच साफ करने के, तो उसमें कौन सा क्षारक होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर साबुन में कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन, इसमें दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस काम आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दूध बनाने के, दवाई बनाने के काम में आता है। जब हमारे पेट में पाचन वगैरह जो क्रिया नहीं हो पाती है तो उसके लिए दवाई बनाई जाती है। वहाँ कौन सी क्षारक पाया जाता, उसमें कौन सा क्षारक मिलाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मिलाया जाता है। अब है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग लिया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस। लिटमस क्या होता है वो पढ़ेंगे। लिटमस क्या होते हैं? नीले और लाल रंग के कुछ पत्र होते हैं लिटमस। ठीक है। वो कब उगते हैं? जब बारिश के टाइम में पेड़ों के ऊपर नीली नीली लाल लाइनें नज़र आती है ना, उन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है। और नीले लिटमस पर आप जब अम्लीय पदार्थ डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पर नीला क्षारक पदार्थ डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जैसे ये देखो, इसे लाइकेनोशेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नीला शोषण होता है जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है। यह लाल हो जाता है। कौन? जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या होता है? लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है नीले लिटमस पत्र को तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन्हें क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र भी कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ये दिखा रखा है ना आपको। अभी क्रियाकलाप 5.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। फिर ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे। नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय होता है ना। उसमें थोड़ा पानी मिलाकर आपको क्या करना है? लाल लिटमस पत्र पर डालना है। ये लाल लिटमस पत्र है ना, इस पर आपको नींबू के पानी को डालना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, बच्चे एग्जाम्पल कर रहे, नल के पानी का अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातीय पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में अभी आप बना सकते हैं। अब है क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? जब है ना लाल लिटमस पत्र का और है ना नीले लिटमस पत्र को दोनों को मिला दिया जाए और उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, तब ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? उदासीन विलयन पदार्थ। जैसे ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, ठीक है, उनका कोई प्रभाव ही नहीं होता है, दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकीय होते। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जब मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। शाही सोख्ता, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्रे बनाइए और उसे सूखा लीजिए। हल्दी पत्रों को पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार की सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षणों की सारणी 5.3 में आपको नोट करनी है, आपको ये करना है। देखो
ये क्या है, एक जन्मदिन का कागज़ बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? हल्दी के पेस्ट में रुई के मतलब जो है ना हल्दी का पेस्ट बनाया है, फिर उसमें रुई के जो है ना वो होता है रुई से बना के ब्रश टाइप का, और चूने का पानी मिला के एक खूबसूरत फूल बनाया गया कागज़ पे। ठीक है, ये हल्दी का पेस्ट है और ये चूने का पानी है। क्या हुआ, हल्दी के पेस्ट में चूने का पानी मिलाने से वो किस टाइप का हो जाता है? लाल कलर बदल जाता है ना। गुड़हल के कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसे थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग लीजिए। सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन की मिलाइए। क्या कौन कौन सी? शैम्पू है, नींबू का रस है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। ये दिख रखा है ना, गुड़हल का पुष्प देखा होगा आपने, लाल कलर का या डार्क गुलाबी कलर का होता है। तो ये क्या एक सूचक है। इसको अम्ल में मिलाने से किस तरह का हो जाता है? किस टाइप का बन जाता है? लाइट पिंक, और क्षारक में ग्रीन। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनके अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? जब हम सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, इसे फिनोल्फेथिलीन कहा जाता है। किसी परख नली के 1/4 भाग को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फेथिलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे से हिलाइए। क्या विलयन में रंग में कोई परिवर्तन होता है? जब आप किसी में ड्रॉप डाल के हिलाओगे तो उसमें परिवर्तन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आए। अब इसे तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाएगा। इस तरह से अम्ल और सूचक को मिलाते, क्षारक मिलाते हैं अम्ल और सूचक में। जैसे अम्ल प्लस सूचक में क्षारक मिला तो उसका रंग थोड़ा क्या होगा? गुलाबी होगा, फिर डार्क गुलाबी हो जाएगा। इस तरह से फिनोल्फेथिलीन गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते? उदासीन कर देते। उदासीन क्या है? जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लित मात्रा मतलब बराबर मिलाते, न तो उसकी प्रकृति ज़्यादा अम्लीय रहेगी और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है और इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया जो पदार्थ बनता है, आपने अभी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया करी ना, उसमें नया पदार्थ जो बना उसको क्या बोलेंगे? लवण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर अभी तो यहीं तक हम ख़त्म कर देते कि और लवण अम्लीय और क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब हम है ना आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। इतना चैप्टर आज के लिए काफ़ी, आप इसको रीडिंग करें। ओके बच्चों।